अगर किसी रिसर्च पेपर को देखकर ये ख्याल आया हो कि इसे समझना है, लेकिन ये बहुत जटिल है, तो ये पॉडकास्ट इसी समस्या का समाधान है। हर दिन हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत ही सटीक और गहरी जानकारी वाले होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इन्हें आसानी से पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। फिर भी इनके अंदर मौजूद विचार मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और समाज की दिशा तय करते हैं। वन पेपर ऑर्बिट में स्वागत है, जो एक रिसर्च पेपर पॉडकास्ट है। यहाँ पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को बिना किसी अनुमान या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए स्पष्ट और व्यवस्थित बातचीत में बदला जाता है, ताकि मूल काम को आसानी से समझा जा सके। आज चर्चा का विषय है एक पेपर जिसे रोमाना हनीफ, फिलिपे रोवो, गैब्रियल बैरॉन, लीना घोस और इजाबेल बुट्रॉन ने लिखा है। इसका शीर्षक है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन मीडिया अटेंशन टू रिसर्च, अ कोहॉर्ट स्टडी ऑफ आर्टिकल्स इवैल्यूएटिंग कैंसर ट्रीटमेंट्स, जो 1 जुलाई 2017 को रिसर्च इंटेग्रिटी एंड पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुआ था। यह चर्चा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत पब्लिश एक पेपर पर आधारित है। इसके मूल लेखकों को उनके काम का पूरा श्रेय जाता है। यह पॉडकास्ट शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक अनुकूलित व्याख्या प्रदान करता है और पूरी साइटेशन और लाइसेंस की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि साल 2014 में पूरी दुनिया में कैंसर की चिकित्सा यानी ग्लोबल ऑन्कोलॉजी पर लगभग $100 बिलियन खर्च किए गए थे। $100 बिलियन? ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हर साल सिर्फ कैंसर के क्षेत्र में ही 100,000 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। सही कहा। ये जानकारी का एक बहुत बड़ा समंदर है। इतनी सारी रिसर्च, इतने सारे डेटा के बीच आखिर ये कैसे तय होता है कि कौन सी रिसर्च लैब की दीवारों से बाहर निकलकर आम जनता के न्यूज़ फीड तक पहुंचेगी? आज की इस गहन चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से किसी कैंसर रिसर्च को ऑनलाइन मीडिया, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ट्विटर और फेसबुक में जगह मिलती है। देखिए, सदियों से विज्ञान की दुनिया में किसी रिसर्च की सफलता को साइटेशन से मापा जाता रहा है। मतलब एक वैज्ञानिक ने अपने शोध में दूसरे वैज्ञानिक के काम का कितनी बार हवाला दिया। एक तरह से उनका अपना एक बंद इकोसिस्टम है। बिल्कुल, ये वैज्ञानिकों के बीच की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीमी है। इसमें महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता, मरीजों या नीतियां बनाने वालों को इन साइटेशंस का पता ही नहीं चलता। वे बस जर्नल के पन्नों में ही दबे रह जाते हैं। और यहीं से ऑल्ट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसे हम ऑल्ट मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, ऑल्ट मैट्रिक्स। ये एक ऐसा स्कोर है जो पारंपरिक साइटेशन का इंतजार किए बिना ये मापता है कि इंटरनेट पर किसी रिसर्च की कितनी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक साधारण गिनती नहीं है ना? ऑल्ट मैट्रिक्स एक वेटेड स्कोर है। एग्जैक्टली, वेटेड स्कोर। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई आम इंसान किसी रिसर्च के बारे में एक ट्वीट करता है तो स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा सा। टाइम्स या बीबीसी कोई बड़ा आर्टिकल छाप दे तो वो स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ये आज के डिजिटल और तेज तरार युग में रिसर्च के प्रभाव को मापने का एक लाइव मीटर है। बहुत सही कहा आपने। इसी लाइव मीटर यानी ऑल्ट मैट्रिक्स स्कोर का इस्तेमाल करते हुए इस स्टडी के शोधकर्ताओं ने 2014 के शुरुआती 6 महीनों में पब्लिश हुए 792 कैंसर ट्रीटमेंट आर्टिकल्स का गहराई से विश्लेषण किया। 792 आर्टिकल्स? हाँ, और ये सभी आर्टिकल्स बेहतरीन और नामी जर्नल्स में छपे थे। अब एक सामान्य सोच यही कहेगी कि कैंसर जैसी जानलेवा और गंभीर बीमारी पर छपे इन पेपर्स की तो इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आखिर ये विषय सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन रुकिए, यहीं पर तो नतीजे पूरी तरह से उम्मीदों के उलट आते हैं। मैंने जब ये डेटा देखा तो मैं हैरान रह गई। हाँ, नतीजे बहुत दिलचस्प है। इन 792 आर्टिकल्स का औसत यानी मीडियन ऑल्ट मैट्रिक्स स्कोर सिर्फ 2.0 था। सिर्फ 2? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इनमें से 27.5% आर्टिकल्स को ऑनलाइन दुनिया में 0 अटेंशन मिला। 0। जीरो टेंशन। ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब इंटरनेट पर उनके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने दुनिया की सबसे बेहतरीन और काम की किताब लिखी,
लेकिन उसे पब्लिश करने के बाद एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। हाँ, एक अंधेरे कमरे में ताला लगाकर रख दिया। किसी को पता ही नहीं कि वो किताब मौजूद भी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हम उस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर शोध के लिए पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का फंड दिया जाता है। बिल्कुल, लोगों के टैक्स का पैसा होता है वो। हाँ, वैज्ञानिक सालों तक अपनी लैब में कड़ी मेहनत करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और फिर 1/4 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च आम जनता की नजरों से पूरी तरह ओझल रह जाती है। उन पेपर्स को पढ़ने वाले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर वैज्ञानिक होते हैं। जिस शोध का फायदा शायद किसी दूर बैठे मरीज या किसी छोटे शहर के डॉक्टर को हो सकता था, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। ये तो विज्ञान की दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अरबों डॉलर खर्च करके जो ज्ञान पैदा किया गया, उसे लोगों तक पहुंचाने का कोई सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। सही बात है। तो फिर जिन पेपर्स ने इंटरनेट पर धूम मचाई, जिन्हें हाई ऑल्टीमेट्रिक स्कोर मिला, उनमें ऐसा क्या खास था? क्या उन्होंने कैंसर का पक्का इलाज ढूंढ लिया था? डेटा क्या कहता है? कौन से जादुई फैक्टर हैं जो किसी रिसर्च को इंटरनेट के एल्गोरिदम में सबसे ऊपर ले जाते हैं? डेटा के अनुसार ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि वैज्ञानिक खोज कितनी महान थी। अच्छा। हाँ, अध्ययन ने ऐसे 3 मुख्य कारणों की पहचान की है जो मीडिया अटेंशन को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज। हाँ, जिन आर्टिकल्स के साथ यूनिवर्सिटी या जर्नल ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की थी, उनका ऑल्टीमेट्रिक स्कोर उन पेपर्स के मुकाबले 10.14 गुना ज्यादा था जिनकी कोई प्रेस रिलीज नहीं थी। 10 गुना से भी ज्यादा? बिल्कुल, ये एक विशाल अंतर है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा फैक्टर? दूसरा बड़ा फैक्टर है ओपन एक्सेस। अगर कोई रिसर्च पेपर इंटरनेट पर मुफ्त में पढ़ने के लिए उपलब्ध है, तो उसे ऑनलाइन अटेंशन मिलने की संभावना 1.48 गुना बढ़ जाती है। ये तो समझ में आता है। और तीसरा फैक्टर है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई रिसर्च किसी बहुत बड़े, पुराने और नामी मेडिकल जर्नल में छपती है, तो न्यूज आउटलेट्स उस पर अपने आप ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जो प्रेस रिलीज वाला हिस्सा है ना, ये मीडिया की असलियत को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। कैसे? देखिए, पत्रकार हमेशा डेडलाइन के भारी दबाव में होते हैं। मान लीजिए दोपहर के 3 बजे है, उन्हें शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट के लिए एक हेल्थ आर्टिकल पब्लिश करना है। उनके पास 30 पन्नों का जटिल मेडिकल डेटा, जिसमें पी वैल्यूज और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भरे हों। हाँ, वो सब पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है उनके पास। ऐसे में प्रेस रिलीज उनके लिए एक पकी पकाई खबर का काम करती है। बिल्कुल सही कहा, रेडीमेड स्टोरी। एक साफ सुथरा 2 पन्नों का दस्तावेज जिसमें लिखा होता है, शोधकर्ताओं ने पाया ये नया इलाज, जानिए कैसे काम करता है। पत्रकार बस उसे थोड़ा सा रीराइट करते हैं, एक कैची हेडलाइन लगाते हैं और वो खबर दुनिया भर में वायरल हो जाती है। लाखों डॉलर की रिसर्च का भविष्य चंद $100 में तैयार की गई एक प्रेस रिलीज तय कर रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ओपन एक्सेस का भी तो यही खेल है। हाँ, पेवॉल वाली समस्या। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि कोई स्वतंत्र साइंस ब्लॉगर या कोई मरीज कैंसर के नए इलाज के बारे में जानकारी ढूंढ रहा है। हाँ। उसे एक दिलचस्प रिसर्च पेपर का लिंक मिलता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है, सामने एक पेवॉल आ जाता है जो सिर्फ उस 10 पन्नों के आर्टिकल को पढ़ने के लिए $30 या $40 मांगता है, जो कि बहुत महंगा है। हाँ, तो वो इंसान तुरंत उस टैब को बंद करेगा और किसी ऐसी वेबसाइट पर चला जाएगा जहां मुफ्त जानकारी उपलब्ध हो। सूचना के इस युग में जो चीज आसानी और मुफ्त में उपलब्ध नहीं है, वो इंटरनेट के लिए अस्तित्व में ही नहीं है। बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। एक आम इंसान के तौर पर कोई भी यही सोचेगा कि अगर मीडिया किसी मेडिकल खबर को इतनी प्रमुखता से दिखा रहा है, तो वो विज्ञान के सबसे पुख्ता सबूतों पर आधारित होगी। ऐसा होना तो चाहिए। हाँ, क्योंकि मेडिकल साइंस में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी RCTs और सिस्टमैटिक रिव्यू को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी ये वो रिसर्च है जिनमें गलती की गुंजाइश सबसे कम होती है। बिल्कुल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होते हैं। तो कायदे से तो मीडिया को सिर्फ इन्हीं स्टडीज को कवरेज देनी चाहिए, है ना? यही इस अध्ययन का सबसे बड़ा और शायद सबसे डराने वाला आहा मोमेंट है। डेटा ने यह साफ कर दिया कि बेहतरीन वैज्ञानिक कार्यप्रणाली और मीडिया अटेंशन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं? जी नहीं। स्टडी के नतीजों ने दिखाया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और सिस्टमैटिक रिव्यू को ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के मुकाबले कोई ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। ये तो बहुत अजीब बात है। बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि RCTs का स्कोर थोड़ा कम रहा। हाँ, और तो और अगर किसी क्लिनिकल ट्रायल का निष्कर्ष सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, हाँ,
यानी वो ये प्रमाणित करे कि कैंसर का कोई नया इलाज वाकई में काम कर रहा है, तो भी उस पेपर को मीडिया में कोई अतिरिक्त तवज्जो नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी ये कह दे कि जो लोग रोज सुबह खाली पेट डार्क चॉकलेट खाते हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा 10% कम हो सकता है, तो मीडिया तुरंत उस पर टूट पड़ेगा। बिल्कुल टूट पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छी हेडलाइन है। भले ही उन लोगों का लाइफस्टाइल पहले से ही बहुत हेल्दी हो और डार्क चॉकलेट का इससे कोई सीधा लेना देना ना हो। एग्जैक्टली। कोरिलेशन और कॉजेशन का फर्क मीडिया अक्सर भूल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 10 साल लंबा बेहद सख्त और बोरिंग आरसीटी ये साबित करे कि डार्क चॉकलेट का कैंसर पर कोई असर नहीं होता, तो वो खबर एल्गोरिथम में कहीं दब कर रह जाएगी। ये अटेंशन इकोनॉमी का सीधा असर है। अटेंशन इकोनॉमी। न्यूज चैनल्स, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं जो आम लोगों को आकर्षक, हैरान करने वाली या मसालेदार लगें। वे इस बात की गहराई में नहीं जाते कि उस रिसर्च की मेथोडोलॉजी कितनी सख्त थी। उनके पास वो समय ही नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए सबूतों का स्तर सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन मीडिया के लिए एक अच्छी और सनसनीखेज कहानी का होना सबसे जरूरी है। अगर कोई स्टडी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी या उनके खान पान से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात कहती है, तो वो एक बेहतर कहानी है, बजाय एक ऐसे क्लिनिकल ट्रायल के जो किसी बेहद जटिल जेनेटिक म्यूटेशन के इलाज की बात कर रहा हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए कोई इंसान विज्ञान के क्षेत्र से नहीं है, वो सिर्फ अपने ऑफिस जाते हुए मेट्रो में न्यूज पढ़ता है। उसे इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि इंटरनेट पर कौन सी रिसर्च ट्रेंड कर रही है और कौन सी नहीं? देखिए, इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, मीडिया में आने वाली मेडिकल रिसर्च सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती। वो सीधे आम लोगों के व्यवहार, उनके डर और पूरे समाज के पब्लिक हेल्थ को प्रभावित करती है। वो कैसे? कोई उदाहरण है इसका? इस स्टडी के सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। बताइए। सबसे पहला उदाहरण है मेनोपॉज के बाद महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हार्मोन थेरेपी का, जिसे हम HRT भी कहते हैं। हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब इस थेरेपी से जुड़े कुछ ट्रायल्स के नतीजे आए, तो मीडिया ने उसे बिना पूरी वैज्ञानिक बारीकियों के बहुत बड़े पैमाने पर कवर किया। मतलब उन्होंने बस आधी जानकारी उठाई। बिल्कुल। हेडलाइंस में रिस्क को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि रातों रात दुनिया भर की लाखों महिलाओं के बीच इस थेरेपी के इस्तेमाल में भारी गिरावट आ गई। लोगों ने अपने डॉक्टर से बात किए बिना ही घबराहट में इलाज बंद कर दिया। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन के मामले में भी तो बिल्कुल यही हुआ था ना? बिल्कुल यही हुआ था। स्टैटिन दुनिया भर में हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाओं में से एक है। हाँ, करोड़ों लोग इसे लेते हैं। लेकिन जब न्यूज रिपोर्ट्स में स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ चुनिंदा स्टडीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, तो एक अजीब सा पैनिक फैल गया। जिन मरीजों को वास्तव में हार्ट अटैक का भारी रिस्क था, उन्होंने न्यूज, टीवी पर एक प्रोग्राम देखकर या फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़कर अपनी जीवन रक्षक दवा खानी बंद कर दी। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। मीडिया की एक सनसनीखेज खबर सीधे मौत के खतरे को बढ़ा रही थी। और ऐसा सिर्फ दवाओं के साथ नहीं होता, ये अस्पतालों के पूरे सिस्टम को हिला सकता है। पूरे सिस्टम को? वो कैसे? गैस का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। गैस मतलब? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल। हाँ, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब मीडिया में इस बीमारी को लेकर कवरेज अचानक बढ़ी, शायद किसी एक दुर्लभ और गंभीर केस को फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया जैसी डरावनी हेडलाइन के साथ पेश किया गया, तो समाज में एक पैनिक फैल गया। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, ये सुन के तो कोई भी माता पिता घबरा जाएंगे। बिल्कुल, और हुआ भी यही। बाल रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक यानी पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स उन माता पिता से भर गए जो अपने बच्चों के लिए रैपिड टेस्ट की मांग कर रहे थे। ओहो। बच्चे को हल्का सा गले में दर्द होता और माता पिता सीधे इमरजेंसी रूम पहुंच जाते। इससे तो अस्पताल के स्टाफ पर बहुत दबाव पड़ा होगा। अस्पताल का स्टाफ पूरी तरह से परेशान हो गया, जबकि असलियत ये थी कि समाज में बीमार बच्चों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इन्फेक्शन का रेट बिल्कुल सामान्य था। मतलब बीमारी नहीं बढ़ी थी, सिर्फ बीमारी का डर बढ़ा था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया एल्गोरिथम से पैदा हुआ एक कृत्रिम डर था, जिसने हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी बोझ डाल दिया। यह एक भयानक तस्वीर पेश करता है। एक तरफ हमारे पास वो विज्ञान है जो दुनिया को बेहतर बना सकता है, और दूसरे तरफ वो मीडिया है जो रातों रात किसी अधूरी जानकारी को वायरल करके
पैनिक फैला सकता है। हम्म ऐसे में तो उन वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जो सालों तक लैब में रिसर्च करते हैं। अगर इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि आज के समय में रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ अपनी लैब में अच्छी और पुख्ता रिसर्च कर लेना ही काफी नहीं है। सही बात है। विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो सही तरीके से और सही संदर्भ के साथ आम जनता तक नहीं पहुंचता। जब वैज्ञानिक अपनी बेहतरीन रिसर्च को एक अंधेरे कमरे में बंद करके छोड़ देते हैं, बिना प्रेस रिलीज के या पेवॉल के पीछे, हाँ, तो वे खाली जगह छोड़ देते हैं। एक वैक्यूम बन जाता है। और उस खाली जगह को अक्सर आधी अधूरी सनसनीखेज और कमजोर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भर देती हैं। ओपन एक्सेस और प्रेस रिलीज को सिर्फ पब्लिसिटी का जरिया समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये सही जानकारी को जनता तक पहुंचाने का एक बहुत जरूरी हथियार बन चुके हैं। वैज्ञानिकों को ये कला सीखनी होगी कि अपनी जटिल रिसर्च को कैसे एक स्पष्ट, सच्ची और समझने योग्य कहानी में बदला जाए। ये अब पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और शायद पत्रकारों और न्यूज पढ़ने वाले आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। जब भी कोई नई मेडिकल ब्रेक थ्रू या चमत्कारिक इलाज की खबर सामने आए तो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर रुक नहीं जाना चाहिए। उस हेडलाइन के पीछे के विज्ञान को टटोलना जरूरी है। हर वायरल खबर सच नहीं होती और हर सच्ची खबर वायरल नहीं होती। सही कहा। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जी। जब समाज के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसले इस बात पर निर्भर होने लगे कि कौन सी स्टडी सबसे ज्यादा ट्वीट की जा सकती है या किस रिसर्च के साथ एक फैंसी प्रेस रिलीज जुड़ी है, ना कि इस बात पर कि कौन सी स्टडी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, तो क्या सूचना का ये युग हमें वास्तव में सशक्त बना रहा है या सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब न्यूज फीड में कोई भी नया मेडिकल ब्रेक थ्रू या कैंसर के इलाज का दावा दिखे तो खुद से ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन विज्ञान है या सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेस रिलीज। सोचने वाली बात है। ये पेपर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत पब्लिश किया गया है और इसका पूरा श्रेय एपिसोड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वन पेपर ऑर्बिट, जो एक रिसर्च पेपर पॉडकास्ट है, को सुनने के लिए धन्यवाद। लक्ष्य पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को हर किसी के लिए सुलभ बनाना है। यदि ये एपिसोड मददगार लगा हो तो कृपया अपने विचार साझा करें और बताएं कि आगे किन पेपर्स पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद।